नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 27 में। मैं हूं संदीप मानुधने। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज की जो दो खबरें मैंने पढ़ी हैं उसके बाद ये देना बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन के मित्र होने चाहिए। ये है मास्क और ये है सैनिटाइजर। साबुन और दस्ताने तो होते ही हैं, तो चार दोस्त आपको बनाने हैं। ये है मास्क, ये है सैनिटाइजर, वो है साबुन और वो है ग्लव्स। आज मैंने दो अलग अलग खबरें पढ़ी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इवन बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, प्यारे दोस्तों, हेल्थ मिनिस्टर ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जी हर्षवर्धन साहब ने खुद आकर कहा है कि हमारा जो सेकेंड सेरो सर्वे हुआ था, सेरोलॉजिकल सर्वे, जिसमें एंटीबॉडीज वगैरह चेक होती हैं, उसमें भारत में अभी सेरो सर्वे में प्रेवलेंस रेट 0.73% आया है। और इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी भूल जाइए। भारत किसी भी तरह अभी हर्ड इम्यूनिटी, सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता की स्टेज पे पहुंचा ही नहीं है, और वहां तक पहुंचने में अभी हमें बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए खुद को बचाइए, ये हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। तो आप प्लीज इन चार चीजों को अपना दोस्त बना लीजिए, नहीं तो आप अपने जीवन से खेल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट मैंने मैडम निर्मला सीतारमन का पढ़ा, फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने ये स्पष्ट कहा, वी डू नॉट नो when the vaccine will arrive, we do not know when COVID will end in India। तो कोविड खत्म कब होगा, वैक्सीन कब आएगी, हमें नहीं पता। और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हर्ड इम्यूनिटी कब आएगी, हमें नहीं पता। इसका मतलब आपको और मुझे खुद को बचाना है। ये एक सोशल सर्विस मैसेज था। आप कम से कम अपने 10 दोस्तों तक ये बात पहुंचा दीजिए, अपने परिवार को समझा दीजिए। आज मुझे थोड़ा एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगा, इसलिए मैंने 1 मिनट ज्यादा लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। शुरू करें आज का काम। सेशन 27 सीजन 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वो खबर जिसके लिए सैकड़ों बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर, आईएएस एकेडमी का लाइव कोर्स कब आ रहा है और एनरोलमेंट कब से शुरू हो रहे हैं। एनरोलमेंट कल शाम से हमारी साइट live.pteducation.com पे शुरू हो जाएगा, और कोर्स शुरू हो रहा है हमारा लाइव प्रेप का 19 अक्टूबर मंडे से। प्यारे दोस्तों, इस बार का बहुत प्यारा सिस्टम हमने बनाया है। इसमें आपको 7 लेवल्स मिलेंगे, और सातों लेवल जिस एक लेवल में मर्ज हो जाएंगे वो होगा लेवल नंबर 8। लेवल नंबर 8 इज द कंप्लीट कोर्स। 19 अक्टूबर 2020 मंडे से मैं शुरू कर रहा हूं। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द 19th of अक्टूबर। इसमें सातों लेवल्स इंक्लूडेड हैं, और ये लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग मॉड्यूल से बने हैं। लेवल 1 19 अक्टूबर 2020 मंडे, लेवल 2 19 नवंबर 2020 थर्सडे, लेवल 3 19 दिसंबर सैटरडे, लेवल 4 19 जनवरी ट्यूसडे। ऐसे 19 तारीख को शुरू होते जाएंगे। सब में अलग अलग सिलेबस कवर होगा। पहले लेवल में फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पूरा महीने चलेगा। दूसरे लेवल में इंडियन एग्रीकल्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरे में ज्योग्राफी और फाइनेंसेस, चौथे में हिस्ट्री और यूरोपियंस इन इंडिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ऐसा करके हम मई तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, 2021 तक। ये इसके साथ में जो सर्विसेज मिलेंगी वो भी हैं। कल हमारे चैनल पर इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा कि हम इसमें क्या क्या देंगे, और एनरोलमेंट कल शाम से शुरू हो जाएंगे हमारी साइट पर। यह है हमारा लाइव प्रोग्राम, वेयर आई विल टीचिंग लाइव एवरी डे इन द लेट इवनिंग फॉर आईएएस प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर। उम्मीद करूंगा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। प्यारे दोस्तों, इन पैरेलल हमारे आईएएस के प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क और ऑनलाइन के अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के। ये क्लासरूम टीचिंग मॉड्यूल अलग है और ये लाइव अलग चीज है। जितने भी मेरे आईएएस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए स्पेशल ऑफर उनको ईमेल से भेज ही दिया जाएगा, और आपको टेलीफोनिकली भी बताया जाएगा। बाकी ये ओपन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। दोस्तों, इस वीक का शेड्यूल ये है, फ्री रिसोर्सेस आपको दिए जा रहे हैं। आज हमने पावर ऑफ एप्टी ले लिया, यूपीएससी हिंदी हो गया, सीए फॉर एग्जाम्स के सारे वीडियोस रिलीज हो गए, सीए बूस्टर रिलीज हो गया है। तपस्या सीरीज का आज का हमारा सेशन रिगार्डिंग द ऑयल मार्केट वो कल रिलीज होगा, लेकिन पूरे वीक का शेड्यूल हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मेरे भी चैनल पर आज की सीरीज जारी हो गई। कितनों ने देखा पावर ऑफ एप्टी? सुबह 7:30 बजे हमसे जरूर ज्वाइन करें। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने पिछले 7 दिनों में, आपको पता है, बहुत सारी रिपोर्टें आई, और मेरे पिछले सेशन में मैंने बहुत सारी बातें बताई। कैग ने वर्तमान में भारत सरकार की 2018-19 की बहुत सारी बातों पर रोशनी डालना शुरू की है, जो हमने पिछले सेशन में कवर किया। आपने मिस किया तो देख लें। आज हम रोशनी डालेंगे भारतीय रेलवे पे। भारतीय रेलवे का पहले बजट अलग हुआ करता था, उसके बाद 5 साल पहले, 4 साल पहले भारत सरकार ने इंडियन रेलवे बजट को एक पैराग्राफ बना के यूनियन बजट में अंदर घुसा दिया, और वो बजट अब इसका हिस्सा हो गया। तो रेलवे पर जो नजर पड़ती थी पार्लियामेंट की, वो नजर पड़ना बंद हो गई।
आज हम रेलवे के फाइनेंसेस पे नजर डालेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का यह कहना है दैट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज इज नॉट गुड एट ऑल। कैग की रिपोर्ट ऑपरेटिंग रेशियो के साथ बहुत बड़ी दिक्कत बता रही है। पहला चार्ट जो है क्या दिक्कत बता रही है? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब यह होता है कि आप हर 100 रुपया कमाने के लिए इंडियन रेलवे कितना पैसा खर्च करती है, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग रेशियो। आइडियली वो 100 से कम होना चाहिए। अरे भाई आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप कितना लगा रहे हो अपनी तरफ से? 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 95 रुपीज। आप 100 या 100 से ज्यादा तो नहीं लगाओगे ना। तो इंडियन रेलवेज ने दावा यह किया 2018-19 में कि भैया मेरा ओआर, मेरा परिचालनात्मक अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो 97.29% था। कैग ने इस दावे का भांडाफोड़ कर दिया। ये कैग वाले एक तो भांडाफोड़ भारी करते हैं। कैग ने कहा कि ये एक्चुअली 101.77 था, मतलब इंडियन रेलवेज वाज कॉन्स्टेंटली मेकिंग लॉसेस। लेकिन उन्होंने विंडो ड्रेसिंग करके अकाउंट में, ऐसा ये कैग बोल रहा है, अकाउंट में दिखाया कि हम तो प्रॉफिट में हैं। तो ये उन्होंने कैसे किया? इंडियन रेलवे ने फ्यूचर रेवेन्यू 2019-20 का फ्रेट हैंडलिंग यानी माल ढुलाई का 2018-19 में बुक कर लिया हजारों करोड़ का, और ये दिखा दिया कि मेरा ऑपरेटिंग रेशियो तो 100 से कम है, जबकि वो 101 से ज्यादा था। तो इस तरह से एक अच्छे कैग का होना एक लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है आपको आज समझ में आया होगा। अब कई जोन्स प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। ईस्ट कोस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल ये प्रॉफिट में हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े जोन से वो भारी घाटे में चल रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभप्रदता, मुनाफाप्रदता जो होती है रेलवे की, ओआर लेस देन 100 पे होगी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगली बात ये बताई कैग ने कि पिछले 5 साल से इंडियन रेलवे जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो बजटीय आकलन से बहुत कम है। For the past 5 years, Indian Railways hasn't generated enough revenues as compared to the budgetary estimate. तो गलती कहाँ हो रही है? क्या हर साल बजट ओवर एस्टिमेट करता है? अब इसका परिणाम ये होता है चार्ट नंबर 4 कि अतः इंडियन रेलवे को एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज बहुत उठाने पड़ रहे हैं, LIC से, दूसरे मार्केट से। यह है इंडियन रेलवेज की पूरी कहानी। तो इसका मतलब है कि दाल तो अभी बहुत पतली है। हमारा अगला सवाल नोट करें। इनफैक्ट आज का पहला ऑफिशियल सवाल वॉलंटियर्स कंपाइल भी करते चले। आते ही सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। आज का पहला सवाल, कमेंट ऑन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द इंडियन रेलवेज इन लाइट ऑफ द कैग रिपोर्ट्स। प्यारे दोस्तों, इतनी बात फार्म रिफॉर्म्स पे हुई है तो लगातार डेटा आते चले जा रहा है। अब मैंने आपको एक 2.5 घंटे का लेक्चर और एक 15 मिनट का वीडियो अलग से दे दिया। पिछले तीनों सीए बूस्टर में खूब सारी उस पर रोशनी और प्रकाश डाल दिया, लेकिन जब कुछ बहुत अलग डेटा आता है तो मुझे फिर वो डेटा लेना पड़ता है। आपको फायदा होगा। आज का हमारा डेटा है क्विक लुक एट द APMCs इन इंडिया। भारत में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटीज हैं, कृषि विपणन समितियां जो हैं, कृषि उत्पाद विपणन समितियां जो हर स्टेट के अपने अपने कानून से बनती है, जिनको वर्तमान सरकार ने तीनों कानून नए लाके इस तरह से पूरा बाईपास कर दिया कि अब उनसे बात ही नहीं कर रही है केंद्र सरकार, डायरेक्टली प्राइवेट लोगों को बोल रही है। तो APMCs का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर बिजनेस स्टैंडर्ड ने बड़ा अच्छा चार्ट दिया। सबसे पहले देखेंगे प्यारे दोस्तों, 2020 के कानूनों ने APMC मंडी को पूरी तरह से साइड में कर दिया है। मतलब अब तुम अपना अपना देख लो, हमने एक प्राइवेट मार्केट पैरेलल में खड़ा किया। अच्छा बुरा ये 5 साल में पता चलेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हर बड़ी सरकारी नीति का पूरा पूरा प्रभाव या दुष्प्रभाव 5 साल के पहले कोई बता ही नहीं सकता। यह बात हमने पिछले 30 सालों में इतनी बार देख ली है दोस्तों कि हम अपने अनुभव से आपको इतना ही बोल सकते हैं कि वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट 5 years। वी ऑल होप फॉर द बेस्ट, बट देन वी हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो नए कानूनों ने APMC मंडी को बाईपास किया। APMCs होते क्या हैं दोस्तों? दे आर द सेंट्रल पॉइंट। वो केंद्र बिंदु हैं किस चीज का? यहां पर लाखों करोड़ों किसान जो हैं अपना उत्पादन लाते हैं, एक जगह पूलिंग होती है, वहां पर खरीदी होती है, या तो सरकार खरीदेगी या प्राइवेट ट्रेडर करेंगे जिसमें बिचौलिए भी रहते हैं, और इसको कहते हैं सप्लाई। तो यहां सप्लाई क्रिएट हो गई, पूरे भारत में ये बिकने जाता है। बहुत सारा हिस्सा इसका फेयर प्राइस शॉप राशन की दुकानों पे जाएगा NFSA के लिए। NFSA क्या होता है बताइए कमेंट थ्रेड में, और बचा हुआ हिस्सा आपके मेरे घर में आता है। भारत सरकार, पहला चार्ट देखेंगे, पिछले कुछ सालों में 5 सालों में गेहूं और चावल की खरीदी बहुत आक्रामक तरीके से कर रही है। जितना गेहूं बना, जितना चावल बना, मिलियन ऑफ टन में भारत में उगा, धान उगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार खरीदते जा रही है, खरीदते जा रही है, खरीदते जा रही है। दूसरी बात, नए राज्यों की तरफ ज्यादा रुख अब होने लग गया। पंजाब हरियाणा तो हमेशा से थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की तरफ सरकार ने रुख किया, जो कि बहुत अच्छी बात है डाइवर्सिफिकेशन और एक रिस्क मैनेजमेंट और फार्मर्स तक बेनिफिट देने के लिहाज से। उसके बाद दालों के साथ हालत बहुत खराब है। सरकार जो बोलती है कि हम इतना प्राइस सपोर्ट स्कीम में खरीदेंगे, दरअसल असली खरीदी, असली प्रोक्योरमेंट PSS से बहुत कम होता है।
और कितने किसानों को फायदा हुआ? मिलियंस में। तो आप देखेंगे कभी केवल 11 लाख को हो रहा है, कभी केवल 4.5 लाख को हो रहा है। तो दालों में प्रोक्योरमेंट की हालत बहुत खराब चल रही है। अलग अलग राज्यों में मंडी टैक्स अलग अलग लगता है, और मंडी टैक्स जो लगता है वो अल्टीमेटली उसका एक हिस्सा तो किसानों पे पास ऑन ट्रेडर्स कर ही देते हैं। अब वर्तमान व्यवस्था में क्या किया सरकार ने? मंडियों के बाहर जो प्राइवेट लोग होंगे उन पे कोई मंडी टैक्स नहीं होगा। तो अब नेचुरली आप अगर एक प्राइवेट ट्रेडर होते तो आप क्या करते? आप मंडी के बाहर जाते, अपना पूरा सब दुकान लगाते और आप खरीदना शुरू करते किसानों से, और आप बोलते मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत दूंगा, क्योंकि आपको वो टैक्स नहीं देना है। तो आप मंडी में जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा दे दोगे इनिशियली, तो किसान भाग भाग के आपके पास आएंगे, क्योंकि आप पे टैक्स तो लग ही नहीं रहा है। ऐसा करके आप सब किसानों को अपनी तरफ ला सकते हैं, और एक दिन तो मंडी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी किसी को। ये एक संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन ये हो सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि ट्रेडर्स कार्टेल बना के ज्यादा पैसे दे ही नहीं, कुछ भी होगा वो। अब जैसे मैंने कहा दोस्तों, किसानों को स्वतंत्रता दी गई है, ये स्वतंत्रता कितनी एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर फ्रुक्टिफाई होगी, किस हद तक किसान वाकई में बेच पाएंगे, मुनाफा ले पाएंगे, हम सब चाहते हैं मिले। देखते हैं। नॉन रिच फार्मर्स गेट हिट बैडली, क्योंकि उनके ऊपर एक हिस्सा जाता है। और अगर आप देखेंगे मंडियां बड़ी दूर दूर होती हैं। आप देख रहे हैं फार्म गेट यानी किसान का जो दरवाजा होता है खेत का, यानी किसान का खेत, वहां से पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा मंडियां हैं, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम है। लेकिन आंध्र, राजस्थान, एमपी वगैरह में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो छोटे किसान के लिए तो वैसे ही दिक्कत है। और मंडियों की एक बहुत बड़ी शिकायत, जो सच भी है, कि मंडियां चार्ज भी बहुत करती हैं सब, लेकिन केवल 83% मंडियों में गोडाउन है, 76 में ड्रिंकिंग वाटर है, 66 में कवर्ड प्लेटफॉर्म है, केवल 65% में टॉयलेट है, केवल 49 में वेइंग फैसिलिटी, और केवल 7% में बैंकिंग, और 12 में इंटरनेट है। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से क्या ये बदलेगा? अगर ये क्रांतिकारी रूप से बदलता है, बहुत अच्छी बात है, किसानों का तो फायदा ही होगा। वी विल वेट एंड वॉच, वी विल सी व्हाट हैपेंस। मेरा अगला सवाल, व्हाट आर द 5 क्रिटिकल लर्निंग्स फ्रॉम द वेरियस स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल रिगार्डिंग द एपीएमसीज ऑफ इंडिया? जरूर बताइएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं परीक्षा में आपको इससे बहुत फायदा हो। तो भैया अचानक से युद्ध छिड़ गया, मतलब पता ही नहीं, और अचानक से अब मुझे एकदम से जब ये पहली खबर आई अखबार में कुछ समय पहले, आर्मेनिया और अजरबैजान, मुझे 1990s के पहले 5 साल याद आ गए। 1993 में मैंने पीटी चालू किया था, प्रोफेशनल ट्यूटोरियल, और उस वक्त नगर्नो काराबाख सुबह शाम मीडिया में छाया रहता था। ये 30 साल बाद वो चिंगारी फिर से शोला बन गई भैया। चलो, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो हुआ क्या है, देखिए, अचानक से आर्मेनिया और अजरबैजान के क्षेत्र में भैया टैंक वैंक और गोले और हेलीकॉप्टर गिराने का काम शुरू हो गया। ये सारा झगड़ा है नगोर्नो काराबाख को लेकर, जो दरअसल है तो अजरबैजान के अंदर, और आर्मेनिया के एथनिक लोग उस पर कब्जा करके बैठे हैं। सो नगोर्नो काराबाख इज द ब्रेकअवे प्रोविंस ऑफ अजरबैजान। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये फिजिकली इस देश का हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा यहां के विद्रोहियों का है। और ये 1991 के बाद से सारा झगड़ा चलता चला आ रहा है नगोर्नो काराबाख का। ये समझ में आया, ब्रेकअवे एथनिक आर्मेनियंस के कंट्रोल में है। अब ये थोड़ा सा जूम्ड आउट मैप है, इसको देख लेंगे। इधर है ब्लैक सी, ये है टर्की। तो टर्की के रजब तैयब अर्दोआन भयंकर जोश में चल रहे हैं आजकल। उनको हर चीज में दखल देना है, उनको एक पैन वर्ल्ड पूरा मुस्लिम एक जो उस्मानी साम्राज्य था, ऑटोमन एम्पायर, वो उनको रिक्रिएट करना है। नेचुरली वो खुद ही उसके लीडर भी होंगे। मतलब ही सेटिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस स्लिपरी स्लोप फॉर एवरीवन। ये हमने हमारे दूसरे सेशंस में आपको लगातार बताया है। तो ये टर्की है और ये रशिया है। बहुत मजे की बात, ये दोनों आपस में तो दोस्त हैं, कभी कभी दोस्त नहीं भी हैं, लेकिन टर्की जो है प्यारे दोस्तों, वो अजरबैजान का साथ दे रहा है और रशिया आर्मेनियंस का साथ दे रहा है। सो द रशियंस आर साइडिंग विद द आर्मेनियंस एंड द टर्किश आर साइडिंग विद द अजरबैजानीज। समझ में आया आपको? ये है कॉकेशस माउंटेन रेंजेस का क्षेत्र। कैस्पियन सी आप देख रहे हैं इस तरफ, और ये है ब्लैक सी, अजरबैजान, और ये है बाकू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रेट कॉकेसस, ट्रांस कॉकेसस, लेसर कॉकेसस। ये पूरा पर्वत श्रृंखला है और ये कंटिन्यूसली झगड़े का सबब बना हुआ है। तो आइए मैं आपको इसके क्विक पॉइंटर्स दे देता हूं, जिससे आपका काम आज के लेवल का हो जाएगा। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सीए बूस्टर की पूरी सीरीज को अच्छे से देखो, अपने दोस्तों में भी इसको जरा स्प्रेड करो। अच्छे व्यूज और लाइक्स आएंगे तो भैया हमको भी जरा जोश आता रहेगा। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? नगोर्नो काराबाख के की फैक्ट्स ये हैं कि माउंटेनस रीजन है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर का।
हम ये नगोर्नो काराबाख की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऊपर ही ऊपर। सोवियत समय में ये ऑटोनोमस रीजन था क्योंकि ये सब तो सोवियत संघ का हिस्सा थे अजरबैजान का। इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये टूट चुका है। अब जब सोवियत संघ खुद पूरी तरह से खत्म हो गया तो 1990s में सब तरफ युद्ध छिड़ गए, सब अलग अलग हो गए और यहां आर्मेनियंस ने कब्जा कर लिया। 94 में सीज फायर हो गया। रूस आर्मेनियंस का साथ देता है और टर्की अजरबैजानीज का देता है। तो ये अचानक से झगड़ा शुरू हुआ है और अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि हम तो इस पूरे क्षेत्र को वापस छीन लेंगे, ये हमारी पवित्र ड्यूटी है कि हम हमारा टूटा हुआ क्षेत्र पुनः आर्मेनिया से प्राप्त कर लें। समझ में आया? और अब तो हम ये करके दिखाएंगे। ऑयल मार्केट्स को बहुत दिक्कत होगी क्योंकि ये दक्षिणी कॉकेसस का जो क्षेत्र है प्यारे दोस्तों, कैस्पियन सी से जितना भी तेल और गैस निकलता है, ये कैस्पियन सी से निकला हुआ सारा तेल और गैस, बाकू बहुत बड़ा सेंटर है, ये सब यहीं से पास होके जाता है। तो उनको ये भारी चिंता है कि यहां से निकलने वाले तेल और गैस की पाइपलाइंस पर इस युद्ध का बुरा असर पड़ सकता है। ठीक ठाक हो गया? मजा आ गया? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो हमारा अगला सवाल नोट करें। प्रेजेंट सिनॉप्सिस ऑफ द रीसेंट वॉर, सो कॉल्ड वॉर, अभी एग्जैक्टली वॉर नहीं हुआ है, war between Armenia and Azerbaijan with the historical backdrop of Nagorno-Karabakh। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। प्यारे दोस्तों, मजा तो वॉर में कभी नहीं आता, जो वॉर लड़ते हैं उनको तो दर्द ही होता है, और इसलिए वॉर इज नेवर अ गुड थिंग एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर सिटिंग कंफर्टेबली एट होम। आप और मैं घर पे बैठे हैं तो हम वॉर की बात कर सकते हैं, जो एक्चुअली फील्ड में होता है उसके घर वाले कभी नहीं चाहते हैं कि वॉर हो। एनीवे, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अंग्रेजी आपके लिए दिक्कत है, ये कोर्स उसका समाधान है। आप इसको गुरुकुल से आज के आज एनरोल कर सकते हैं। भारत में करेंसी फिर से बहुत तेजी से बढ़ी है और करेंसी का टोटल जो लेवल था, इंडियंस आर इंक्रीजिंगली होल्डिंग मोर एंड मोर कैश इन द पैंडेमिक। अब जब पैंडेमिक आया, नेचुरली लोगों के मन में एक डर होता है कि भाई अल्लाह जाने आगे क्या होगा, और लोगों को डर लगता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी करेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बैंक बंद होंगे तो मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। एक नेचुरल फियर का माहौल बनता है और ये हर पैंडेमिक में होता है, हर देश में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। तो जब पैंडेमिक आता है तो लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा करेंसी रखना शुरू कर देते हैं। ये फंडा समझ में आया आपको? और ये ट्रेंड भारत में भी बिल्कुल स्पष्टतः पिछले कुछ समय में दिखाई दिया। रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बढ़ गया करेंसी विद पब्लिक का। 26 लाख करोड़ रुपए पब्लिक के हाथ में थे 11 सितंबर 2020 को। और ये जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था मोदी के द्वारा, उसके पहले का जो करेंसी का लेवल था उससे ये 45% हायर है। जबकि डीमोनेटाइजेशन का एक घोषित लक्ष्य था लेस कैश इकोनॉमी बनाना। हमें बताया गया था कि डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा डिजिटल इंडिया बनाना, डिजिटल इकोनॉमी बनाना, और लेस कैश, ये टर्म उसी समय इन्वेंट हुआ था, लेस कैश इकोनॉमी। तो कुछ हद तक वो हुआ, कुछ हद तक टैक्स बेस भी बढ़ा, लेकिन कैग ने, अभी हमने पिछले सेशन में आपको बताया कि वो टैक्स बेस के जितने भी गेन्स थे, they have been completely wiped out by the slowing economy and now the pandemic issues। तो प्यारे दोस्तों, अब प्री डीमो यानी आप 8 नवंबर 2016 के पहले की बात करें, उससे 45% यानी 1.45 हो गया है कैश इन पब्लिक हैंड। तो क्या होता है करेंसी विद पब्लिक? आरबीआई की परिभाषा क्या है भैया? टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन जो है CIC, मतलब जनता के हाथ में जो कैश है, नोट है, सिक्के हैं, जो आपस में लेन देन में यूज करते हैं, उसमें से आप कैश विद बैंक्स को माइनस कर दो तो करेंसी विद पब्लिक आ जाती है। ये सारी परिभाषाएं ध्यान रखना। ये सारे न्यूज आइटम्स जो मैं देता हूं, PDF को डाउनलोड करो, वो लिंक यहीं रहती है नीचे, और इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे करेंगे, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ये सीरीज ने बहुतों का बहुत भला किया है, फ्री सीरीज है, अच्छे से इसको यूज करें, आपके फीडबैक देते रहें। और टेस्टिमोनियल लिखने में अब तुम कंजूसी कर रहे हो, फटाफट पीटी के लिए टेस्टिमोनियल लिखना शुरू करो तो मैं आपको फीचर करना शुरू करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो करेंसी विद पब्लिक की ये परिभाषा है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन फिर से बढ़ गए, जैसे जैसे पूरे भारत में लॉकडाउन ईज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा ना, अब तो करना ही पड़ेगा। माइक्रो कंटेनमेंट के अलावा सब ईज कर दो, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। तो अब लोग फिर से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे जा रहे हैं। और जैसा मैंने आज क्लास की शुरुआत में बताया, मैं ये इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, और मुझे पता है कितना पीड़ादायक है ये कोविड। कोविड सिर्फ लंग्स पे अटैक नहीं करता है, एक बार आप उससे रिकवर हो गए फिर वो जाता है हार्ट में और जाता है किडनी में, कार्डियोवैस्कुलर एंड रीनल। इसको आप मजाक मत समझो दोस्तों। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और ग्लव्स, ये आपके 4 दोस्त होने चाहिए, आपके परिवार में हर व्यक्ति के पास होना चाहिए।
आप बच जाएंगे। अगले दिसंबर तक जब तक वैक्सीन आएगी, लगना शुरू होगी, 2-3 साल लगेंगे, आपको पता ही है वो इतना आसान होना ही नहीं है, तब तक आप 100% सुरक्षित होंगे, ये मेरी आपको गारंटी, अगर आपने ये बातों का ध्यान रखा। बंद कमरों में एयर कंडीशन में मत बैठिएगा, उसमें रिस्क बढ़ जाती है। आप ध्यान रखें, जान है तो जहान है दोस्तों, हमें ही खुद का बहुत ध्यान रखना है। और आप समझदार लोग हैं, मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं मार्च 25 तारीख से ये बातें बोल रहा हूं और उसके पहले भी बोली है और मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूं। और मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि क्या अब मैं ये बोलना बंद कर दूं, तो मैं कल से बोलना बंद कर दूंगा। आपको लगता है ये अच्छा है, इससे ज्ञान बढ़ता है, लोग बचते हैं, लोगों को थोड़ा खुद को सेफ रखने में मदद, तो आप बताइए कमेंट थ्रेड में, तो मैं ये बोलते रहूंगा, नए नए तरीके से बोलते रहूंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, भले ही बोर हो जाए लेकिन बोलते रहना चाहिए। तो ये है हमारा करेंसी विद पब्लिक की पूरी स्थिति। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द प्रेजेंट ट्रेंड इन द करेंसी विद पब्लिक एज फार एज इंडियन इकोनॉमी इज कंसर्न। अब ये ऑनलाइन का देख लो, तो बहुत अच्छी बात यह है कि रिकवरी हो रही है स्पेंड्स में। ऑनलाइन स्पेंड प्री कोविड के लेवल पर आ गए, पहले चार्ट में आपको दिख ही जाएगा, मार्च में जो लेवल था ऑलमोस्ट ऑनलाइन जो है लगभग उस लेवल पर आ गया है। लेकिन आप देखेंगे नीचे वाले बार ग्राफ में चेक क्लियरिंग की मात्रा बहुत तेजी से गिर के आधी हो गई है, आधी नहीं तो कम से कम 30-40% तो नीचे गिरी गई है। और विभिन्न प्रकार के जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं ऑनलाइन, IMPS, UPI, NACH वगैरह, कार्ड्स हो गए, ये सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई है, बैंक नए क्रेडिट कार्ड देने में बहुत झिझक रहे हैं, दे आर वेरी क्रेडिट एवर्स। तो हमने अभी रजनीश कुमार जी का इंटरव्यू SBI वालों का देखा था, उन्होंने अलग दावा किया था कि वी आर नॉट क्रेडिट एवर्स, वी वांट टू गिव, लेकिन ये गलत है, वो है क्रेडिट एवर्स। और ये कैसे पता चलता है? अरे भैया, क्रेडिट कार्ड इशू का रेट ही गिर गया ना, तो आप क्रेडिट एवर्स तो हो ही। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस फॉर अ बैंक व्हेन इट इश्यूज अ डेबिट कार्ड एंड व्हेन इट इश्यूज अ क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स NPA। दोस्तों, ये है हमारी हर्ड इम्यूनिटी वाली स्टोरी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। तो आज हर्षवर्धन जी ने खुद कहा है कि भारत के केसेस 60 लाख से ज्यादा, 95,000 मर चुके हैं और प्रतिदिन मिनिमम 1,000 लोग मर रहे हैं। बहुत खतरनाक खबर है दोस्तों ये। 1,000 परिवारों में रोज मातम मंदा। अब ये एक आंकड़ा बन के रह गया, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन 1,000 लोगों के लिए जिंदगी खत्म हो रही है भाई। मतलब हम एटलीस्ट कंपैशन तो उनके प्रति रख ही सकते हैं। अब मौका मिला है तो फिर बोल देता हूं, गुड डीड फॉर द डे करते रहिएगा। अगले 1 साल का टारगेट बना लो, घर से बाहर निकलो कि गरीब के हाथ में पैसा देना है। जो भिखारी बैठे हैं, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 20 रुपया, अगर तुम समर्थ हो तो 50 रुपये, 100 रुपये करो। मैं लगातार जो मुझे सड़क पे गरीब दिख रहा है, मैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा या खाना या कपड़े देते जा रहा हूं। ये मैंने अपना मिशन बना लिया अगले 1 साल के लिए। छोटा सा है, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, बट आई नीड टू बी श्योर कि मैं किसी को कुछ आशा तो दूं। ऐसा अगर हम करोड़ों लोग करेंगे, कितना फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हालात वाकई में खराब है। तो मुझे वादा कीजिए कि आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो भारत में भैया हो गए 95,000 डेड। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे सेरो प्रेवलेंस में तो 0.73% ही आया है। इसका मतलब भारत में सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता, हर्ड इम्यूनिटी दूर दूर तक अभी नहीं आने वाली, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर वो कहते हैं कि डेंजरस फैक्ट है, हर्षवर्धन जी ने कहा है, कोविड पहले लंग्स को हिट करता, आप उससे बच के आ गए, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों में, स्पेशली कोमॉर्बिड्स में, कार्डियोवैस्कुलर और रीनल पर हमला होता है। री इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव खबर है। और उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने कमिट कर लिया है कि यहां से 2025 तक वो अपना हेल्थ सेक्टर पर निवेश, इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके असर 25, 26, 27 के बाद आएंगे। अभी तो हमारे सामने ये लड़ाई है। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द रियल थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द कोविड वायरस। प्यारे दोस्तों, अजीबोगरीब परिस्थिति है अमेरिका में। आज मैंने अपने पर्सनल चैनल संदीप मानोदने पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अपॉइंटमेंट का एक वीडियो डाला, वो आप जरूर देखना, उसमें बहुत गहराई से बातें समझाई हैं। आप जानते ही हैं कि अभी जब मैडम जस्टिस गिन्सबर्ग की मौत हुई, तो उन्होंने मरने से पहले ये कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता तब तक मेरा रिप्लेसमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 दिन में अगला रिप्लेसमेंट नॉमिनेशन दे दिया और सेनेट में उसको भेज दिया है कंफर्मेशन के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक चीज ये बोल रहे हैं कि मैं अगर हार गया तो मैं तो मानता ही नहीं हूं कि चुनाव ईमानदारी से हुआ है। मतलब दिस इज एक्चुअली फेयरली स्टनिंग कि आई एम नॉट विलिंग टू बिलीव दैट द इलेक्शंस वर ऑनेस्ट इफ आई लूज and then we will have to see everything. No, we cannot give up office like this will land up in the Supreme Court. No, we are going to raise. तो एक बात आप बिल्कुल तय मान लीजिए, इस बार का अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव 99% संभावना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा जाएगा ही जाएगा, या रिस्पेक्टिव स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
अब उन्होंने बोल दिया कि मैं तो पद नहीं छोड़ने वाला। तो ही इज कास्टिंग डाउट्स ऑन द इलेक्शन इटसेल्फ। बहुत डेंजरस ट्रेंड है ये, बहुत ही डेंजर। और जो उन्होंने जज गिन्सबर्ग का जो रिप्लेसमेंट इतना जल्दी लाया है, वो ये सिग्नल दे रहा है दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट इवेंचुअलिटी बाय पैकिंग द कोर्ट विद कंजर्वेटिव्स। तो इलेक्शन जब अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर नतीजे आते आते जनवरी हो जाएगा। एंड डेमोक्रेट बार बार इन पे हमला कर रहे हैं कि ये रूस नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये हंगरी नहीं है, आपको छोड़ना पड़ेगा। I'm not gonna leave easily, sir. No, sir, not at all. हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the inherent dangers with the authoritarian streak that President Trump has been recently exhibiting? तो भारत और जापान अपनी मैरीटाइम कोऑपरेशन में काफी करीब आ गए हैं। जापान के पास अपनी सेना तो है नहीं, वो उसको एसडीएफ बुलाते हैं, सेल्फ डिफेंस फोर्स, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद अमेरिका ने संविधान लिख के दिया, जापान को हराया था अमेरिकन, और ये कंफर्म कर दिया कि आप कभी सेना नहीं बनाओगे। तो जापान डजंट हैव एन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दे ओनली आर एसडीएफ। ये उनके संविधान में लिखा हुआ है, और इसी को शिंजो आबे बदलना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली बीमारी की वजह से उनको जाना पड़ा, और अब जो सुगा साहब आए उनको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो भारत और जापान की नेवीज ने जिमेक्स किया है। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020 उत्तरी अरब सागर में चल रही है। बेसिकली मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एमडीएस का प्रमुख लक्ष्य है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपस में काम कैसे करेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी, क्योंकि मशीनें अलग अलग होती हैं, लैंग्वेज अलग अलग है, एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स। तो भारत और जापान करीब आ रहे हैं। This could be a small hint of the interest both are taking in the ultimate creation of a quad, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी होंगे। वो अच्छा रहेगा अगर क्वाड बन गया, तो चाइना को एक चेक मिलता है, बैलेंस मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। एज लॉन्ग एज इंडिया डजंट फॉर्मली अलाइ विद अमेरिका, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अमेरिका के साथ आपने औपचारिक गठबंधन कर लिया, फिर क्या होता है, वो आपके सैनिकों को उसकी खुद की लड़ाइयां लड़ने के लिए यहां वहां लेके जाता है, और इसलिए उससे भारत आज तक बचा है, तो अब तो करने का सवाल ही नहीं है। मेरा अगला सवाल नोट करें। Why doesn't Japan have its own army, navy and air force? प्यारे दोस्तों, लद्दाख में बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहा है। जब उस स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को बदलकर यूटी किया गया और लद्दाख उस चक्कर में यूटी बन गया, तो वो ट्राइबल इलाका है, वहां के 97% लोग ट्राइबल्स हैं। और आप जानते ही हैं, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में, यानी कि 6th शेड्यूल में, सारे प्रिडोमिनेंटली मेजॉरिटी ट्राइबल एरियाज को पूरी सुरक्षा दी गई है, संवैधानिक सुरक्षा। क्या कहा गया है? बेसिकली कहा गया कि आपकी जमीनें, आपकी संस्कृति, आपका पैसा, आपके रिसोर्सेस, मिनरल, ये आपके कंट्रोल में होंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स बनेंगी, जिला स्तरीय स्वायत्त परिषदें बनेंगी, अपॉइंटमेंट्स आपके हाथ में होंगे, ये सब, मतलब आप सुरक्षित हो, ये संविधान ने कहा। नहीं तो ट्राइब जुड़ती नहीं भारत से। अब लद्दाख में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। लद्दाख के जितने भी पॉलिटिशियंस है दोस्तों, वो भारी नाराज हो गए दिल्ली से, सरकार से। वो ये बोल रहे हैं कि यूटी बनाने के बाद हमारे अधिकारों के बारे में तो आपने सोचना ही बंद कर दिया। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डेवलपमेंट। आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो लद्दाख के सारे राजनेताओं ने आने वाले डीएसी चुनावों का बॉयकॉट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल्स का। तो होम मिनिस्ट्री ने तुरंत इनको बुलाया और इनको कन्विंस किया कि एलएसी पे जो चल रहा है उसके मद्देनजर कम से कम लद्दाख में तो ऐसा मत करो। तो फाइनली सारे ट्राइबल लीडर मान गए कि हम डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल का चुनाव होने से अब नहीं रोकेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमारे अधिकारों का क्या, नए अपॉइंटमेंट्स होने थे पिछले 1 साल में, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर व्हाट हैपेंस टू अस। तो ये once more this is a reminder that such sensitive issues need to be handled with utmost care and precaution without a single misstep। तो मेरी अगली इस क्वेश्चन की सूची में जो सवाल है नोट करें दोस्तों, उत्तर भी देते चलें। एक्सप्लेन द ओवरऑल सिचुएशन एज फार एज द लद्दाख पॉलिटिक्स इज कंसर्न। हमारे साथ आप जरूर जुड़ें यूट्यूब पर, लेवल 1 मेंबरशिप लीजिए, लेवल 2 लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ज्वाइनिंग का बटन इसी वीडियो के नीचे है। करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम इसमें बहुत अच्छा मिलता है, पावर ऑफ 10 मिलता है, आपको बहुत मजा आएगा। कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे, दीज आर फैंटास्टिक सर्विस। आई होप टू हैव योर लव एंड सपोर्ट। कोई टेक्निकल दिक्कत हो हमें ईमेल कीजिएगा। आज के 2 एडिट्स आपको दे रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। दोनों सेंट्रल बैंक से संबंधित हैं। पहला जो मिहिर शर्मा ने लिखा है, ये अपने किस्म का एकमात्र एडिट पढ़ा है मैंने आज तक। अब मैं कोशिश करता हूं आप तक नई नई चीजें ला दूं, तो इसको पढ़ लेना और इसकी भी समरी कमेंट थ्रेड में देना। ये कहते हैं कि पश्चिम के केंद्रीय बैंक बहुत फंडामेंटल चेंजेस कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। अमेरिका का फेडरल रिजर्व अब बोल रहा है कि मैं एवरेज 2% इन्फ्लेशन टारगेट करूंगा,
एब्सोल्यूट 2% नहीं, मतलब उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी उसको चलाने वाले टेक्नोक्रेट्स के हाथ में जबरदस्त ताकत आएगी। फिर मिहिर शर्मा चेतावनी जारी करते हैं कि इन्फ्लेशन प्रेडिक्टिंग मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि गिग इकोनॉमी आ गई और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का रिश्ता पिछले 10 साल में पूरी तरह टूट चुका है। कौन सा कर्व होता है वो जो ये बताता है, कहीं वो फिलिप्स कर्व तो नहीं है या कोई दूसरा कर्व तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का रिश्ता कौन सा कर्व बताता है? प्यारे दोस्तों, इन्फ्लेशन प्रेडिक्टिंग टफ हो गई और इसलिए सारे सेंट्रल बैंक एवरेज पे चले गए। लेकिन मिहिर शर्मा ये चेतावनी जारी करके कहते हैं, इंडिया शुड नॉट एट ऑल फॉलो व्हाट द वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स आर डूइंग। आरबीआई विल मेक अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि एमपीसी का अगला आ रहा है, अब आपको पता है, क्योंकि भारत अभी भी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। बहुत अच्छा इंसाइट था भैया, नया था, हमने भी पहली बार पढ़ा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द एडवाइस दैट मिस्टर मिहिर शर्मा गिव्स टू आरबीआई? और यह है एक्स गवर्नर सी रंगराजन का लिखा हुआ लेख। इसका मैंने हिंदी एनालिसिस आज अपने चैनल पे इशू किया था कि भारतीय सरकारों पर रेवेन्यू प्रेशर बहुत बढ़ गया है, मैक्रो नंबर बिगड़ेंगे, सरकार घबराए नहीं, सरकार इन नंबर्स को कुछ समय के लिए बिगड़ने दे, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहे, उससे बेहतर है कि आपके थोड़े मैक्रोज बिगड़ जाएं। अल्टीमेटली इंडिया बीइंग अ यंग कंट्री, 10 साल में हम हर चीज रिकवर करके बढ़िया हो जाएंगे, लेकिन अगर बहुत डीप गड्ढे में चले गए तो निकलने में भैया पसीने छूट जाएंगे। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट वाज द समरी ऑफ द सजेशंस मेड बाय रंगराजन इन द एडिट ग्रोथ कंपल्शंस फिस्कल अरिथमेटिक। दोनों सेशंस हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पीटी को। दोस्तों, ये इस वीक का पूरा शेड्यूल है। आज का तपस्या का सेशन कल जारी होगा और वो ऑयल मार्केट पे होगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं मेरे प्यारे साथियों, आईएएस एकेडमी का लाइव प्रेप कोर्स 2021 का हमारा 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कल से इसके एनरोलमेंट प्रारंभ होंगे। आपके पास 7 एंट्री लेवल्स होंगे इंडिविजुअली मंथ वाइज, और नेचुरली द बेस्ट इज द कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो आप एक साथ भी एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा, आपकी ओपिनियन अलग अलग विषयों पर रखते चलिए और सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दीजिए। मेरी तरफ से इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।